बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम बासित साहब। इब्राहिम, आज जो 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तख्ते शहबाज को ठुड्डे मारे हैं, और वो मुंशी साहब जो सोए हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला दबा के बैठे हुए थे, उनको भी ठुड्डे मार के जगाया कि भाईजान उठे, आपकी कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं, आपने उनको पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वजाहत जारी की उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो आज वफाकी कबीना में भी गया, जिसमें ये कन्फ्यूजन रही, कभी वो कहा जाता था मंजूर हुआ है, कभी कहा नहीं मंजूर, और कल दोबारा वफाकी कबीना का जो इजलास है वो बुला लिया गया। उसके अंदर हुकूमत क्या कार्रवाइयाँ डालने जा रही हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया था कि अब जी पार्लियामेंट का एक्ट आ गया, तो आपका फैसला जो है वो शायद हम नहीं मान सकते, आप पार्लियामेंट की माने या आप माने तो आपकी माने। तो 3 इदारे लगता कि आमने सामने आ गए, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज क्या वजाहत दी गई, और अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रही बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन भाई। पहले हम जो है वो वजाहत पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का आज की जो दोबारा जो है वजाहत दी गई उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। है। जी। एक चीज़ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दी उसकी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद है। पाबंद। और दूसरी चीज़ आइन के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हर आइनी इदारा और एग्जेक्टिव जो है उसको उसको मानने के पाबंद है, उसका जी। इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से आइन के अंदर जजेस को या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को ये ताकत दी गई है, ये पावर दी गई है कि अगर उनका कोई इदारा कोई शख्स उनका ऑर्डर नहीं मानता तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ कर सकें। उसकी बुनियादी वजह जो होती है वो ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि एक बंदे ने कत्ल किया तो उसको फांसी दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर एग्जेक्टिव साथ में जो पुलिस है या दीगर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उसके ऊपर साबित हो जाता है कि उसने कत्ल किया। अगर वो अमल दरामद नहीं करते फिर अदालत का ये हक है कि उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाए और साथ में उनको भी जेल भेजा जाए जो कानून की या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करते। और साथ में ज़ाहिर है जिस शख्स को फांसी हुई की सज़ा होगी उसको फांसी दिलवाना भी सुप्रीम कोर्ट का जी। इख्तियार है। वो अपने इख्तियार कोई भी जज हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने कहा 12 जुलाई का फैसला बिल्कुल गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी। 12 जुलाई का फैसला जो है गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी में इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI के दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का ये फैसला है और साथ में ये भी कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनका हक साथ में दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा जाए। जी। अब देखें 12 जुलाई को फैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम इसके ऊपर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। 3-4 गालबन इसके ऊपर बैठकें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसको नज़रसानी पे जाएंगे। जी। जिसको नज़रसानी में दरख्वास्त दायर की गई, नज़रसानी में बाद में ऑब्जेक्शन लगा कि जिस वक्त आपका डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती आप उसको रिव्यू में नहीं जा सकते। उसके बाद उन्होंने दोबारा मीटिंग करने कॉल की। मीटिंग के अंदर लीगल टीम जो थी उसकी तरफ से बताया गया कि आप वजाहत के लिए आप जा सकते हैं, जी। क्योंकि मुख्तसर फैसले में लिखा हुआ है कि आप चैम्बर में आके रिव्यू कर सकते हैं जजेस से अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत के लिए दरख्वास्त दायर की। जी। वहाँ पे 8 रुकनी जो जज बेंच था जिसने ये फैसला किया, 8 रुकनी जो मंसूर अली शाह वाले जो अक्सरियती जजेस थे उन्होंने वजाहत जारी की कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान जो आए थे। 4 दफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। जी। और ये इसके अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने जो चीज़ें लाजम थी उन्होंने वहाँ पे बता दी। उसके बाद महीना या 15-20 दिन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने दोबारा मीटिंग की, लेकिन कोई फैसला उसके ऊपर नहीं किया गया। इसी असना में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिटेल जजमेंट जारी कर दी। डिटेल जजमेंट की नज़रसानी के लिए या रिव्यू पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दायर कर दी। उसके बाद मामला सहम गया। इलेक्शन कमीशन दौरान जिस वक्त डिटेल जजमेंट आई उसी दिन या उसके अगले दिन या 1-2 दिन का वक्फा था, गालबन मुझे सही याद नहीं है, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से खत लिखा गया कि आप मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने
कबूल कर लिया है, उसको बना दिया है, तरमीम कर दी गई है। लिहाजा जो नया एक्ट बना है उसके मुताबिक आप मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और दीगर सियासी जमातों को दें। साथ में पंजाब स्पीकर की तरफ से भी लिखा गया, हैरान कुन आपको मजे की बात तो सिंध के स्पीकर की जानब से नहीं आया। सही, ये नहीं आया, हैरत की बात, हैरत की। साथ में केपी के असम्बली के जो सेनेटर स्पीकर हैं स्वाति साहब गालबन, उनकी तरफ से लिखा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करे और नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। सही। अब ये सारी चीज़ें होगी, कानूनी हैसियत इनकी कोई नहीं है जी। बहुत सारे वकला से मेरी बात उन्होंने कहा कि कानूनी हैसियत नहीं है, ये डिक्टेट नहीं कर सकता पार्लियामेंट का स्पीकर हो या फिर आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं कर सकती, उनसे अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकती। वजारत या फिर आप उनको एडवाइस ज़रूर दे सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने या मेरे इदारे ने ये काम किया है, लिहाजा मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये काम करें, इसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन अगर उस फैसले अगर उस दरख्वास्त के अंदर या उस लेटर के अंदर कहीं भी ये लिखा होता कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, वो वाला ख़त जो था वो चैलेंज होता था सुप्रीम कोर्ट में, मंजी इनकी ठुक जानी थी। जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने 2 साथी जजेस के खिलाफ जो अपने फैसले में लिखा कि उन 2 जजेस ने, नईम अख्तर अफगान साहब थे, वो शायद दूसरे सादत साहब थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, उन्होंने जिस तरह का रवैया किया और उन्होंने लिखा अपने ऑर्डर के अंदर, फैसले के अंदर ये लिखा कि इन दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अक्सरियती फैसला ना माने, जो कि उनको यानी कि कहा गया कि आप गैर आईनी काम करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। अब कल को वही अगर अमीनुद्दीन खान साहब बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये केस लगता है, क्या वो जिन्होंने खुद एडवाइस दी हो कि आपने ये फैसला नहीं माना, क्या वो फैसला उनके पीछे जो है वो बनवा लेंगे फिर? ठीक है, फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने किसी के कॉन्फिडेंस पे वो फैसला दिया ना, जो भी है। बस आपके बात ये भी है कि अगर आपने दस्तखत ही करने होते हैं, सारे बशार राजा साहब वाली बात है कि आप अगर दस्तखत ही जज हैं, आपने अगर आप फैसले को दस्तखत ही करने होते फिर आप तो आपको फैसला तो नहीं देते, आपने तो साइन करने हैं। भाई यूं करके देखा जी, वो काजी साहब ने लिख दिया बस तो गुड है। काजी साहब का भी अब वो तो माजी उन्होंने खुद भी मान लिया कि काजी साहब माजी हो गए। अब इब्राहिम आते हैं कि वो तरमीम जो लेके आने की कोशिश की जा रही है बेसिकली इन्हीं जजेस के, ये जिन्होंने आज भी वजाहत जारी की, और वो ना ताकतवरों की आंखों को बहा रहे हैं, ना उनके जो आगे गैर सरकारी तर्जुमान है उनकी आंखों को बहा रहे हैं, उनके हाथ और पर काटने के लिए। अब उन तरमीम के अंदर जो जंग थी वो बेसिकली तो यही थी कि आईनी अदालत आएगी या आईनी बेंच आएगा, लेकिन अब मजीद डिटेल उसके अंदर आई क्या है, जो ड्राफ्ट सामने आया उसके अंदर क्या कुछ शामिल है। 2-3 चीजें, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होगा वो 3 या 5 की कमेटी बनेगी, यानी कि पैनल बनेगा, पैनल में से कोई एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो 3 साल के लिए होगा, जिस तरह आर्मी चीफ वगैरह होता है। तीसरी चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट ये थी कि जो अमेंडमेंट की जाएगी वो ये होगी कि जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे। अब ये 3-4 चीज़ें जो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सीनियरिटी का आप पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि आप इंडिया की मिसाल ज़्यादा देते हैं क्योंकि आपका जो आपके कानून हैं वो वहीं से डाइवर्ट होकर आपके पास आए, वहीं से जो है वो लेते हैं कानून, मिसालें देते हैं, क्योंकि आपका और इंडिया का कानून किसी दौर में एक रहा हुआ है। ठीक हो गया, IPC जिस तरह उनकी है, PPC हमारी है, पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, चीज़ें तकरीबन सारे वही हैं। जब मुल्क बनने के बाद शायद कुछ चीज़ें सेक्शन वगैरह ऊपर नीचे हुए हों, लेकिन सज़ाएँ ज़्यादातर वही हैं। लेकिन वहाँ के अंदर इंडिया का जुडिशल सिस्टम जो है ना वो इंसाफ दे पाए ना दे पाए, लेकिन ये एक चीज़ है कि जो जुडिशल सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं ताकतवर है जी, कहीं ना कहीं वो ताकतवर है। उसके इंडियन अदालतों के फैसले पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर जो जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं वहाँ उन लोगों को उन फैसलों को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने ये। पाकिस्तान की अदालतों में भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, एक रोल मॉडल के तौर पे आप लेते हो, वहाँ पे एक सीनियरिटी को इज्जत दी जाती है। बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि आप एक सीनियर जज को अपने ऊपर ओहदा देते हो जी। आप सिंपल सी बात है, क्या आर्मी के अंदर कोई जूनियर कैप्टन लेवल का बंदा या कर्नल ब्रिगेडियर लेवल का बंदा आप उसको उठा के आर्मी चीफ अगर लगाएंगे, हो सकता है ऐसे? नहीं लगा सकते। आप
आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर इसको आईजी को तैनाती की बात आई तो कई अफसर ऐसे थे जिन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, हम जूनियर के नीचे काम नहीं करते। आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की कि आप जूनियर को जो उठा के चीफ जस्टिस बना सकते हो हाई कोर्ट का। लेकिन इब्राहिम यहाँ पे देखे ना, कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ डाली जा रही हैं। सिर्फ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका किसी ना किसी तरह से जो है वो रास्ता बंद किया जाए। अब एक मिनट, एक तो ये चीज इन्होंने की कि जनाब 3 जजेस सीनियर उनका नाम आएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि जिस तरह इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इसी तरह फैसला होता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इसी तरह फैसला होता है ना, कि 3-4 नाम आते हैं उसमें से फैसला ही होता है बस। कोई कमेटी जो है वो तकरीबन तरीका कार्रवाई दस्तखत होता है। लेकिन वो सीनियरिटी वाले जो मामला था उनको बाईपास किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरी जानिब से कार्रवाई डाली जा रही है वो है कि आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो भी चीफ जस्टिस से ले लिया गया है। कि इनको खौफ ये है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही बन जाते हैं, और अब सारे कहना भी शुरू हो गया, नून लीग भी यही कह रही है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो वो जो इख्तियार उनके पास होगा आईनी बेंच बनाने का, कि अगर आईनी अदालत नहीं बनती, आईनी बेंच ही बनता है, मौलाना साहब कामयाब हो जाते हैं, तो चीफ जस्टिस से वो इख्तियार लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो इख्तियार दे दिया गया। देखें, एक बुनियादी तौर पे जुडिशल काउंसिल है, जुडिशल कमीशन की आपने बात की, जो लोग शामिल हुए, आप एक शख्स से, आप एक अदारे से फैसला चाहते हैं कि आप हमें इसके ऊपर फैसला करके दें जी, फिर आप ये कहते हैं कि आप इस अदारे के हेड हो, आपने इंसाफ करना है, आप पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के अलमबरदार हैं जी, फिर आप उसके हाथ काटने की कोशिश करें, आप उनको जो है वो हाथ बांध के आप तालाब में या दरिया में, समंदर में फेंकने की कोशिश करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एतमाद नहीं करेंगे किसी के ऊपर तो फिर आपको इंसाफ की तवक्को नहीं होगी जी। आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ क्या किया? ये जितने भी जजेस आज खुश हो रहे हैं ना, चीफ जस्टिस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कल इनके घरों से अगर कैमरे निकलेंगे ना, वो वही काम करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने किया, अगर उनके अंदर गैरत हुई तो। जहांगीरी साहब की कितनी फाइलें हुई होंगी उनके पास, वो नहीं इस्तेमाल कर पाए, उनको पता था कि ये झूठे केसेस बने, फिर उन्होंने क्या किया, डिग्री लेके आगे वो, इनको भी डर होगा हमारी डिग्री है कि जाली निकल आए। जब आप किसी स्टैंड लेते हो ना, कि आपका प्रिंसिपल स्टैंड होता है, फिर आपको इन चीज़ों से नहीं घबराते कि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मेरे डिग्री जाली हो जाएगी, नहीं, आपने स्टैंड लेना, आपने इंसाफ देना, इंसाफ दें आप। इस तरीके से 3 जजेस आप मिसाल को, तो इसमें सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे यही अफरीदी तीसरे नंबर पे वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, कल को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब साइड पे हो जाएंगे, उसके बाद नाम आता है जस्टिस आयशा मलिक साहब, उसको साइड पे कर देंगे। जितने भी जजेस इनके खिलाफ आएंगे, जिनको अपनी महसूस करेंगे गलत सख्त फैसले कर सकते, उनको ये फायदा कर, ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पर काटने की बात है ना, कि सुप्रीम कोर्ट को ही इसका नुकसान है, और शायद वकला जो हैं उनको इस चीज का अब एहसास हो गया है। और उस दिन भी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले जो कराची के अंदर वकला कन्वेंशन हुई, और अली अहमद कुर साहब ने भी उसमें कहा कि वकील फिर सड़कों पे आएंगे। देखें, वकला का ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है वकला की जी, क्योंकि वकला जितना अच्छा कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, मेरे लिए शायद जितनी जो है मोतबर ना हो सुप्रीम कोर्ट, जितनी एक काले कोट वाले शख्स के लिए होगी। लेकिन आपको लगता नहीं देर हो रही है? अब देर वकला ने तो पहले, अगर आईनी तरमीम हो जाती है, होने के बाद अगर आपका आइन तब्दील हो गया, फिर एहतजाज का क्या फायदा? देखें काजी साहब ने ये तो प्रेसिडेंट सेट किया हुआ ना कि आप आईनी तरमीम को भी उड़ा सकते हो। हाँ सही, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप कोई भी ऐसा कानून या आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। 184A की बात कर रहे हैं, कोई भी जब उसके इख्तियार भी आईनी बेंच के पास ही चले जाएंगे तो वकला क्या कर लेंगे? देखें, वकला ने केसेस तो जाके लड़ने हैं ना जी, यानी कि मैं आपको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होगा है कि वो कहीं आईनी तरमीम को उड़ा सकते हैं, प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है जी। कल अमीनुद्दीन मिसाल के तौर पर बन जाते हैं, अमीनुद्दीन बन जाते हैं, 3 साल अगर रहते हैं, पिटीशन पड़ी रहती है, कमेटी फैसला किसने करना है? कमेटी ने करना है। कमेटी के अंदर सीनियर जजेस होंगे, कमेटी कहती है हम इस केस को सुनते ही नहीं है फिलहाल, कमेटी आगे बाद में जाके सुने, उसको कुछ अरसे बाद सेटिसाइड कर दे, उसको ख़त्म कर दे, तो फिर ये तो मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो आपने दिलचस्प चीज़ें तो अगर जाके आगे मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस, मुझे लग रहा है कि वो बन जाएंगे। उसकी वजह ये है कि शायद नून लीग ये समझ गई है सियासी जमातें
दीगर सियासी जमातें ये समझ गई कि अगर हमने मंसूर अली शाह साहब के साथ पंगा लिया तो ले मज़ीद चुके हैं पंगा। वो एक तो एक्सट्रीम अब लेवल मुझे पे। नहीं लगता कि उसका रिवर्सल है। देखें बिलावल भुट्टो साहब बकायदा जो है वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं और उनका मुझे नहीं लगता जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है इन जजेस को संभाल सकते हैं या इनको साथ लेके चल सकते हैं। देखें आप इतनी डिलिब्रेशन के साथ वो कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको शेरवानी की मसला है। जी और दूसरी चीज़ ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब है, मंसूर अली शाह साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एतमाद ज़्यादा है, जी वो सीनियर हैं। वो दूसरा मंसूर अली शाह एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनको आप देखा जाए ना, उनके पास मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। वो यानी कि उनको आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आप देखें ना, वो शायद बेहतर काजी साहब से निस्बत जी हो, जी चाहे बंदयाल साहब से भी बेहतर जाएँ। और ये भी माजी में मुमकिन है कि मुस्तकबिल में मुमकिन है कि अगर वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस तो उनके मुनीब साहब के साथ इख्तलाफात भी सामने आएंगे। जी लेकिन वो काजी साहब वाले, बंदयाल साहब वाले, मंसूर अली शाह और ये मुनीब साहब वाले नहीं होंगे। वो इनके हट के होंगे, वो चाहे कहीं लॉजिकल हों। वो अगर एक पार्ट दो मुखालिफ दोनों की अगर हामी पार्टियां आपस में डिस्कस भी कर रही होंगी जी ना, जी उसके अंदर भी लॉजिक होंगे। दोनों लॉजिकल बंदे हैं वो फजूल चीज़ नहीं होगी कि ये काजी साहब ने किसी को बिठाने का कह दिया, खड़े होने का कह दिया, कसर दरवाजे ज्यादा हाँ, लोगों से पर्सनल होते रहे हैं वैसे। वो काजी साहब अब इसी वजह से वो कलाम के इब्राहिम खिलाफ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, सवाल करते रहते हैं अक्सर कि जनाब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होंगे या अब पाकिस्तान तहरीक जस्टिस मंसूर शाह साहब कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी साइड ले रही है, क्या वो उनके हक में होंगे? अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब हक में नहीं भी होते हैं ना उनके, वो सिर्फ आईनी और कानूनी तरीके से सिर्फ फैसले करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक एनआरओ नहीं मांगा, रिलीफ नहीं मांगा। देखिए मैं वो सिर्फ अपना आईनी और कानूनी हक लेते देखिए मैं अगर आपको मज़े की बात बताऊँ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर बन जाते हैं, इसके दो तीन फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि एक सीनियरिटी लेवल, हैं। जी सीनियरिटी वाला मामला मेयार रहेगा, बरकरार रहेगा। मयार बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने आप को जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज जुल्म हो रहा है और मंसूर अली शाह साहब ये चाहते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसले करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल उन्होंने रहना है ऐसे ही। जी जी तो मुमकिन है कि उस वक़्त तक काया पलट जाए, जो आज हुकूमत में कल वो जेलों में हो, जी। तो उस वक़्त मंसूर अली शाह साहब भी उनके लिए बेहतर जो है वो साबित और हों। इस वक्त सुप्रीम और कोर्ट के तमाम जजेस की यह जिम्मेदारी है कि वो इस इदारे का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एतमाद है वो लोगों में बहाल सर करें। जी ये हुसैन भाई, ये बात मैं आपकी कैसे मानूँ? वो घर का बेदी लंका डाहे, जी जी वो फिर करते घर को आग लग गई, घर घर के के चिराग चिराग से। से, यही वाला सिस्टम चल रहा है। जिस वक़्त आपको ताकत, आपको अगर कहा जाए ना कि आपको एक अदारे का मैं जब सीईओ बना रहा हूँ, जी जी तो आप फिर मेरे साथ बैठ के व्लॉग नहीं करेंगे, समझ आई? तो नहीं लेकिन ये जिस देखें वक़्त आपको ये कहा गया हो ना कि आपने चीफ जस्टिस बनना है, तो वो कहता है दफ़ा करो। सिर्फ चीफ जस्टिस से नहीं बनना, आपका ये वाला केस भी नहीं चलेगा, आपका ये वाला केस भी चलेगा। हमारे पास वीडियो भी है। सही। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मजबूरी होती है जजेस अब की। देखें लेकिन ताकत की आप बात कर रहे हैं तो ताकत का इस्तेमाल करके इस वक्त हुकूमत जो है, तख्ते शहबाज जो है वो तो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तलबा सड़कों पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है। जेयूआई ने भी आज कहा कि जनाब हम सड़कों पे आएंगे। जेयूआई के उसके साथ अगर वकला भी आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए यकीनन ये लेकिन एक मुश्किल काम है जी, इस सारे हालात को संभालना। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थोड़े थोड़े 15 20 बंदे एक जगह पे जाते हैं, सैकड़ों पुलिस वालों को वो तकनीका नाचने चाहते हैं। वकला आ गए, जेयूआई वाले, जेयूआई से एम भी एस्टेब्लिशमेंट भी है ना, वो अपना हाथ होला रखती है। जी उनको पता है कि ये फिर आगे जिस वक्त तलबा निकलेंगे, और वो अकीदत जो है मौलाना साहब की ऐसी है कि वो फिर ये नहीं देखेंगे रेड जोन है, कंटेनर लगा हुआ है, नहीं। जी जी। वो और फिर उन्होंने पहले भी कराची वो में भी देखे, उन्होंने बगैर एनओसी के बड़े बड़े जलसे करके दिखाए। वो इधर आगे भी सिर्फ बैठे थे। जलसा नहीं करेंगे ना फिर, जी जिस वक्त हालात इस नए तक पहुंच जाएंगे फिर नहीं, वहां पे उन्होंने तो जलसा आज नहीं होगा। अलार्म बजा दिया ना कि हम आएंगे सड़कों पे, तलबा भी हैं। तो तख्ते शहबाज जो है वो शायद ताकत के साथ ये सारी चीजें हल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपके वक्त का। वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।